नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। जैसा कि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का बिगुल बज चुका है। तैयारियां भाजपा पार्टी ने तो अभी से शुरू कर दी है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ में है राघवेंद्र स्वामी जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं, मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये रामचरितमानस के जरिए आम जनमानस को जागरूक करने का बहुत बड़ा कार्य करते हैं। आइए जानते हैं इनके विचार 2024 में किसकी बनेगी सरकार। राघवेंद्र स्वामी जी, आपका एम न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एम न्यूज़ चैनल का। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, आपके अनुसार किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, जैसा त्यागी जी आपने कहा कि श्री रामचरितमानस के माध्यम से भी हम लोग जागरूकता का कार्य करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिस भी राजा के राज्य की जो प्रजा है, यदि वो दुखी है, यदि वो कष्ट में है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। अब यदि हम चर्चा करें मोदी राज की या योगी राज की, तो हम ये देखते हैं कि चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का, चाहे चिकित्सा से संबंधित कोई योजना सरकार की हो या गरीबों से संबंधित योजना सरकार की हो, वो सब योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो इतने श्रेष्ठ तरीके से हो रहा है कि एक आम जनमानस तक भी सरकार की योजनाएं पहुंच पा रही हैं। इसीलिए मैं, चूँकि आपने कहा कि हम लोग यदि बुद्धिजीवी वर्ग से हैं अभी, तो हम किसी पार्टी का वैसे पक्ष नहीं लेते। कुछ दिनों पूर्व की एक घटना हुई, वो घटना जो श्री रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, तो चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य से पूर्व भाजपा में सरकार में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, तो हमने संघ कार्यालय पर जाकर अपना प्रकरण पे काफी हंगामा हुआ था रामचरितमानस का लेकर के। हमने अपना विरोध प्रदर्शन करा कि यदि इस प्रकार के मलाई चाटने वालों को भाजपा दोबारा से, यानी जो भगवान राम और हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ श्री रामचरितमानस का अपमान करते हैं, यदि किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए भविष्य में ऐसे किसी भी व्यक्ति को भाजपा में एंट्री मिलती है, तो बुद्धिजीवी वर्ग उस व्यक्ति का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगा। तो हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, हम किसी पार्टी का वैसे पक्ष लेने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उस अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो हमें उसे क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। जहाँ तक आपने कांग्रेस काल भी देखा है, सपा का शासनकाल भी देखा है, आपने बसपा का शासनकाल भी देखा है और भाजपा का शासनकाल भी देखा है, इन सब में प्रमुखता पर आप किसको रखेंगे? देखिए, प्रमुखता पर तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को ही रखूँगा। उसका कारण ये है कि वैसे तो देखें, पढ़े लिखे लोग हर जगह होते हैं। आज यदि हम पाकिस्तान की बात करें, जिस पाकिस्तान में आज आटे दाल तक के लिए लोग मोहताज हैं, वहाँ भी आपको बहुत से राजनेता ऐसा मिल जाएंगे कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हुए हैं, जो धारा प्रवाह अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। वहाँ भी जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो सब भी अंग्रेज़ी में धारा प्रवाह बोलते हैं। तो यदि हम सिर्फ पढ़े लिखे वाली बात करें, तो जो पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे हैं, तो सीरिया में भी जो लोग हैं वो भी अंग्रेज़ी में बोलने वाले मिल जाएंगे। उसी प्रकार से विभिन्न पार्टियों में एक पढ़ा लिखा वर्ग तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन अपनी एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को कौन मेटिकुलस तरीके से करता है। हम लोग बसपा काल को मैं नहीं भूला, 2007 से 12 तक की भी जो सरकार रही, उससे पूर्व में भी रही, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने प्रदेश के मुखिया के आने पर थर थर इस वजह से नहीं कांप रहा कि वो किसी योजना के क्रियान्वयन में कहीं शिथिलता हो और उसकी वजह से उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी वजह से नहीं कांपता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी वजह से कांपता है कि कहीं प्रदेश का मुखिया उससे अपने जूतों का फीता ना बंधवा ले। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, भाजपा की जो नीति है
अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो सैकड़ों योजनाएं सभी के शासनकाल में चलती हैं और चल रही हैं। तो भाजपा की कोई ऐसी प्रमुख नीति जिससे आप प्रभावित हुए हो? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं मान के चलता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। कारोबार को आप अभी एक तरफ रखें, कारोबार किसी रिक्शा वाले को यदि सुबह से शाम तक 200-400 रुपए की दिहाड़ी मिल गई वो ठीक है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का कोई सपना नहीं होता। लेकिन एक रिक्शा वाले को भी कैंसर हो सकता है, एक रिक्शा वाले को भी डायबिटीज़ हो सकती है, एक किसी मजदूरी करने वाले व्यक्ति का भी मजदूरी करते हुए हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है। तो ऐसी उसमें जो आयुष्मान योजना लेकर आए मोदी जी या मोदी सरकार, जो आयुष्मान योजना लेकर आई, आज 5 लाख रुपए तक का उपचार वो बिल्कुल फ्री, कैशलेस। हमारे शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब उनके पैनल में है। आप कहीं भी जाएं, अभी हमारे एक परिचित हैं, उनका कूल्हे की हड्डी टूटी, कूल्हे की हड्डी का उनका ऑपरेशन होना था और वो एक छोटी सी दुकान में यानी कि कारोबारी के यहाँ वो एक छोटे से अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं, जिनके लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा, अपने जवान बेटे के कूल्हे को बदलवाने का 2.5 लाख का खर्चा उठाना क्लास मुश्किल के था। लोगों के लिए तो ये योजना एक वरदान साबित इतना हो रही है। बढ़िया वरदान साबित हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ मैं शिक्षा, आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने देखा है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जी का पूरा किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की है। इस भारत जोड़ो यात्रा में जहाँ तक हमने देखा है उनके साथ बहुत भीड़ भी नज़र आई, ठीक है। तो इसका क्या कांग्रेस को कुछ लाभ मिलेगा या भाजपा को इसका कुछ नुकसान होगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भीड़ तो कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होता है तो उसे देखने के लिए तो भीड़ उमड़ती है। दूसरी चीज़, हर पार्टी का अपने एक वोट बैंक भी है, वहाँ पर भीड़ जो उमड़ी सड़क पे अब यदि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यदि यहाँ पर इस समय किसी भी कारण से अखिलेश यादव जी का काफिला निकलने लगे तो हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग तुरंत यहाँ से उन्हें देखने का मन हो जाएगा, चलो देखते हैं साहब। एक मतलब ये कि वो कांग्रेस समर्थक की भीड़ नहीं हो सकती, कांग्रेस आम जनमानस की भीड़ थी जो सिर्फ उनको देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए। आपका मानना ये है? दूसरा, यही बात तो भाजपा पर भी लागू होती है। वो ठीक है, लेकिन अब जो बात आ गई कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा किसी भी विषय का यदि प्रारंभ होता है तो उसके कुछ मूल बिंदु, उसकी कुछ चीज़ों को हम निर्धारित करते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ राहुल गांधी जी के पैदल चलने के अतिरिक्त, दूसरा उन्होंने इतनी भयंकर सर्दी में वो टी शर्ट कैसे पहनी, इसके अतिरिक्त और कोई कारण मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने किसी व्यक्ति से बात करी। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किसी के गले में हाथ डाल के कहा था कि भाई जिस राहुल गांधी को आप जानते हो उसको मैंने मार दिया है, अब ये नया राहुल गांधी है। और उन्होंने तपस्वी की बात की, पुजारियों के लिए भी कुछ शब्द कहे उन्होंने, और दाढ़ी भी काफ़ी बढ़ाई उन्होंने अपना, और इतनी भारी भरकम सर्दी में वो टी शर्ट में पूरा भारत भ्रमण उन्होंने किया है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये आगे प्रधानमंत्री बनने की रणनीति है? देखिए, जैसा आपने सबसे प्रारंभ में कहा इंट्रोडक्शन के समय में कि हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, राहुल गांधी जी ने जो भी ये यात्रा निकाली, इतनी लंबी चौड़ी यात्रा, निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास उनका रहा। लेकिन फिर मैंने एक बात कही कि हम किसी पार्टी से वैसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन पार्टी विशेष के प्रति झुकाव ना होने के बावजूद यदि राहुल गांधी जी मुझे प्रभावित नहीं कर पाए तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे दृष्टिकोण से तो वो फेल हैं। आप मोदी जी से क्यों प्रभावित हैं? मोदी जी, देखिए, काम करने का हर व्यक्ति का एक तरीका होता है। आज पूरा विश्व, पूरा यूरोपियन यूनियन जिसे हम EU कहते हैं, जितना हमारा अमेरिका और अमेरिका से संबंधित जो देश हैं, वो सब मोदी जी की तरफ इस उम्मीद से देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में मोदी जी उनका साथ देंगे। आज का भी स्टेटमेंट है कि मोदी जी चाहे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है। इसका मतलब ये है कि आज के समय में मोदी जी एक सुपर पावर सेलिब्रिटी के रूप में उभरे हैं। सुपर पावर सेलिब्रिटी। अमेरिका भी इस बात को मानता है कि भारत आज शक्तिशाली देश बन चुका है, जिसकी आज पूरे विश्व में बात सुनी जाती है और मानी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप देखें कि नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ जब बढ़ता जा रहा था
उस समय में नेपाल में अर्थक्वेक आया, हज़ारों लोगों की उसमें मौत हुई। सबसे पहले एक बड़े भाई की हैसियत से मोदी जी ने यदि वहाँ पर राहत सामग्री भेजी तो वो भारतवर्ष की तरफ से वहाँ पर पहुँची। तुर्की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमेशा भारत का विरोध किया, कश्मीर के मसले पर हमेशा उसने पाकिस्तान का साथ दिया। जिस सीरिया ने अभी भी पाकिस्तान के साथ में सहयोग सैन्य अभियान उनका चल रहा है। लेकिन उस परिस्थिति में भी जो देश हमारे से बैर रखता हो, हमारे से शत्रुता रखता हो, ऐसे व्यक्ति का भी उस समय में साथ देना जिस समय में वहाँ पर लोग एक आपदा से जूझ रहे हैं, तो इससे बड़ा मानवीय उदाहरण मोदी जी का कहना है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, एक परिवार है। तो सुख दुख में हमें उसके साथ खड़ा होना है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मोदी जी की नीति हमेशा से ये रही है। सही बात। लेकिन कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो पिछले 70 साल के लगभग तक कांग्रेस का राज रहा है, शासनकाल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, क्योंकि जिस समय हमारा देश का बंटवारा हुआ था उस समय हमारा देश बहुत ही गरीब श्रेणी में आता था, और पिछले 70 साल में बहुत अच्छे लेवल तक अगर हमारा पहुंचा है, ऊंचाइयों तक अगर भारत देश पहुंचा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भाजपा समर्थक सब यही कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो आपको भी ऐसा ही लगता है कि क्या 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं, देखिए ये तो धारणा बिल्कुल गलत है। हम सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। किसी पार्टी के साथ एक हमारी सोच का एक सामंजस्य बैठे वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही गलत है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा है और आपके पीछे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगा कि आपके पीछे दीवार पर एक ये चीज़ लगी हुई है, आप कहेंगे कि आपके पीछे ये लगा हुआ है। हम दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हैं। कांग्रेस ने इस देश पर राज करा, गलतियां उनकी बहुत रही, बहुत सारे स्कैम्स उनके जो कार्यकाल रहा सरकारों का उसमें रहा, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पाकिस्तान से हमारे 2 युद्ध हुए, उस पाकिस्तान के युद्ध में हम लोग विजयी हुए। ये ज़रूर है कि चाइना के साथ युद्ध में नेहरू जी की कुछ कमज़ोरियाँ रही, जिसके कारण हमें अपने जवानों को खोना पड़ा, हमें अपने लद्दाख जैसे क्षेत्र को खोना पड़ा। तो कमियां वो हर जगह सब लोगों की रहती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नत किस्म के जो हथियार बने वो कांग्रेस के समय में भी बने, क्योंकि वो गांधी परिवार ने नहीं बनाए। उस समय में जो देश के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट थे वो उन्होंने डेवलप करे। DRDO समय में हम बात योजनाओं की करें तो 600 से ज़्यादा योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर है। अब नाम उन्हीं को दिया जाता है जो काम करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर 600 से ज़्यादा योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर हैं तो उन्होंने उन योजनाओं में कुछ सहभागिता की होगी? देखिए, योजनाओं में तो ये कांग्रेस का, चूँकि आप एक न्यूज़ चैनल से संबंधित हैं, लेकिन आप स्वयं में देखें कि हर योजना में अपने नाम को घुसा देना, हर योजना में अपने नाम को घुसा देना सिर्फ गांधी परिवार का ही महिमा मंडन। समस्या ये रही इस पार्टी के साथ कि उन्होंने अपने परिवार के 4-5 लोगों से ज़्यादा बढ़ के इस देश में किसी का कोई योगदान ही नहीं समझा। क्या कांग्रेस में सिर्फ वही लोग हैं? कांग्रेस में उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं रहा। तो जो गलतियां इन लोगों ने करी हैं, ये उस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। योजना बनाने का, जो मैंने कहा अभी कि यदि DRDO उस समय में था, इस समय में भी देश के साइंटिस्ट नए नए जो वेपन्स हैं पहले जो चीजें हम इंपोर्ट किया करते थे आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मान सकता हूँ। और एक उपलब्धि कल की ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुआ है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि 33 लाख करोड़ एक छोटी रकम नहीं होती। बांग्लादेश जैसे देश का, पूरे देश का बजट 33 लाख करोड़ है और पाकिस्तान का तो उससे कम है। तो अगर हम एक बात करें कि एक देश के बजट जितना एक प्रदेश में अगर विदेशी कंपनियां और स्वदेशी कंपनियां आकर के पैसा लगा रही है तो उनको किसी बात का भरोसा है, तभी वो लगा रही हैं। आगे का भविष्य उनको उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, तभी उन्होंने इतना पैसा लगाया है। इन सब के पीछे क्या भाजपा का ही नेतृत्व है? बिल्कुल, नेतृत्व की शक्ति और सुरक्षा की भावना, जो आपने कहा। एक समय ऐसा हुआ करता था कि हम अपने छोटे शहर की भी बात करें, हमारे यहाँ पर, या प्रदेश की भी बात करें, तो प्रदेश में अपहरण एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया था।
बिहार की हम बात करें, बिहार में और मैं अपहरण यहाँ आपकी उद्योग बात कहा रोकना जाता है। चाहूँगा, अपने दर्शकों को बता दें कि ये पैसा जो विदेशों से आया है ये ऐसे ही नहीं आया है केवल कि व्यापारियों के साथ आपने मीटिंग की और पैसा आ गया। लगभग 17 देशों में और 125 से ज़्यादा शहरों में हमारे देश के नेताओं ने जाकर के वहाँ पर रैलियाँ की हैं, लोगों को इसके लिए इनवाइट किया है, उनको बताया है कि उत्तर प्रदेश में आज क्या वातावरण है, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने पर क्या लाभ मिलेगा, तब जाकर के कहीं ये 33 लाख करोड़ रुपया हमारे प्रदेश को मिला है। तो भाजपा की जो रणनीति रही है, किसी भी क्षेत्र में अगर उनको कार्य करना है तो वो पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है और धरातल से कार्य करना शुरू करती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाजपा की सफलता का राज यही है, अगर चुनाव 2 साल बाद होने हैं तो वो शुरुआत आज से कर देते हैं और डोर टू डोर कैंपेन करके उसकी शुरुआत करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो और विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें कहीं ना कहीं फेल नज़र आती है। वो फेल इसलिए नज़र आती हैं, आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। कांग्रेस में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि वो पूरी पार्टी एक परिवार विशेष के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। जब एक काबिल व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा वो फिर अपना सर्वस्व देने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। अंग्रेज़ी में एक शब्द है जिसे हम टीम के बारे में, टीम के नाम से जानते हैं। टीम की ये अपने आप में एक एब्रीविएशन है। यदि हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो टीम से बनता है टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर, TEAM। तो टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। यहाँ पर आप देखें कि हम लोग जो हमारे हाईवे तैयार हो रहे हैं, नितिन गडकरी जी को पूरा का पूरा उन्हें फ्री हैंड छोड़ रखा है कि वो किसी भी रूप में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, आप जयशंकर जी का उनका काम करने का तरीका देखें। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनका काम करने का तरीका, मोदी जी की टीम में जितने भी नेता हैं वो सब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ देख लीजिए, उन्होंने पहचान भाजपा से नहीं है। हाँ, नितिन गडकरी जी ने यही बात कही थी, मैं आपके शब्दों को ले रहा हूँ। नितिन गडकरी जी ने यही कहा था कि मैं भाजपा के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ जी, मैं देश के लिए कार्य कर रहा हूँ। और अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ की सड़कों को देख करके आप कहते हैं भाई अमेरिका बहुत सुंदर है। और मैं वादा करता हूँ कि भारत देश को इतना सुंदर सिर्फ सड़कों की वजह से ही बनाऊंगा कि आप कहेंगे कि अमेरिका और भारत में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि आज भारत अमेरिका से आगे निकल चुका है। और वो बातें कहीं ना कहीं आज सफल होती दिख रही है। आप सहारनपुर को ही ले लें, आज से 6 साल पहले, 6.5 साल पहले हमें यदि दिल्ली जाना होता था तो अपने 10 दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मिलने वालों को फ़ोन करना पड़ता था कि दिल्ली जाने का आज के समय में कौन सा रास्ता, कौन से गांव से कौन सी पगडंडी को पकड़ के हम लोग दिल्ली पहुँचे। सहारनपुर एक टापू बन चुका था। मेन हाईवे तो आप सोच भी नहीं सकते थे। देवबंद को देखे हुए हमें सालों गुजर गए थे कि देवबंद क्या है। यदि देवबंद को पार करना है तो ये घर से सोच के चलते थे कि 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे के जाम से हमें जूझना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट 3 से 4 मिनट में आप देवबंद को ऐसे पार कर लेते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नागल तक, और अब तो जब ये पुल हमारा बन जाएगा DM कोठी से जो पेपर मिल वाला पुल मान सकता हूँ, सड़कों का तो वास्तव में चीजें तैयार हो जाएंगी तो यानी वास्तव में ही काम दिखता है और काम करने वाले को फ्री हैंड दिया जाए तो निश्चित रूप से काम होता है। भाजपा इस मामले में तो आपका कहने का मतलब ये कि 2024 में भाजपा को टक्कर देने वाली कोई पार्टी नहीं है? इस समय तो नहीं है, बहुत चांस मिले। 10 साल का समय कोई कम नहीं होता। 10 साल का समय विपक्षी पार्टियों को मिला अपने आप को समाज के साथ, देश के लोगों के साथ जोड़ने का, लेकिन मेरे अनुसार तो वो लोग इसमें नाकाम साबित हुए। भाजपा अजेय है आज के समय में। थोड़ा बहुत देखिए कमियां हर व्यक्ति में रहती हैं। हमारा इतना सुंदर शरीर है, लेकिन इस सुंदर शरीर में भी यदि हम कभी बात करते करते मुंह में हमें उंगली डालनी पड़े तो उंगली धोनी पड़ती है, नाक में उंगली डल जाए हाथ धोना पड़ता है, हम कान में उंगली डालें, यानी शरीर हमारा वही है। लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं कि जहाँ पर उंगली करके या कुछ भी करके हमें हाथ धोना पड़ता है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण हैं तो कुछ ना कुछ अवगुण भी होते हैं। तो इनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को सुधारने का जो काम हो सकता है उसके लिए ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं उनके अंदर वो सुधार देखने वाली कोई बात नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे
और हैट्रिक बनाएंगे। निश्चित रूप से, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र स्वामी जी आपका, आप आए और आप अपने विचार आपने रखे और आपने बताया, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि 2024 में इनके अनुसार मोदी सरकार ही बनने जा रही है, उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार क्यों बनने जा रही है, पूरे तथ्यों के साथ में इन्होंने बात रखी है। ऐसी ही खबरों को, ऐसे ही इंटरव्यू देखने के लिए, जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।